तो हमने क्या पढ़ लिया था, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गए थे सारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ये क्या दे रखा है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3 दे रखा है, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है कि हमें क्या निकालना है कि y इज इक्वल टू mx + 3 की वैल्यू निकालनी है ना। ये दे रखा है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें, है ना, वैल्यू ऑफ m निकालना है हमें। चलो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है, m निकालने के लिए हमें x और y चाहिए, तभी तो हमारे पास m निकलेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन हम क्या निकालेंगे, x और y निकालेंगे, है ना। समीकरण एक से सबसे पहले हमने क्या लिया, इक्वेशन फर्स्ट को लिया और उसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या दे रखा है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा है। तो 2x इज इक्वल टू 11 - 3y, हमने क्या कर दिया, इस 3y को उठा के इधर लेके आ गए, तो ये 3y प्लस का था, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आगे देखो, अब सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है, 2 के मल्टीपल में है कि नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही कि नहीं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई y के टर्म में, हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, ठीक है, यानी y के रूप में आ गई x की वैल्यू, है ना। अभी x की वैल्यू पूरी तरीके से नहीं निकली, अभी क्या निकालेंगे, अभी y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x की वैल्यू दोबारा निकालेंगे। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, दूसरे समीकरण में, है कि नहीं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, अभी कौन सी विधि कर रहे हैं बताओ, द्विघाती हमें जो रैखिक समीकरण सॉल्व करने का जो मेथड दे रखा है, वो हमने कौन सा कर रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। हाँ भूल गए यार तुम लोग तो बड़ी जल्दी। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया, हम क्या कर दिया, वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या रख दी, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, वो लिखते हैं 2x - 4y इज इक्वल टू -24 है। आगे देखो हमने क्या किया, इसको इधर लेके चले गए, तो 2x इज इक्वल टू -24 और प्लस 4y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। x के यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ये, चलो छोड़ो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहीं पे रख देते हैं ना। तो 2 × 11 - 3y अपॉन 2 - 4y इज इक्वल टू -24 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। ये बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, ये है कि नहीं। हमारे पास बचा क्या, 11 - 3y और -4y और -24 इज इक्वल टू में, ठीक है। अब यहाँ देखो, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y, और ये दे ही रखा है -24, ठीक है। आगे क्या हुआ कि ये क्या है, बिना वेरिएबल वाला है, ये भी बगैर वेरिएबल वाला है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक तरफ हो जाएंगे, यानी ये भी कांस्टेंट है, अचर है, और ये भी क्या है हमारे पास, अचर है, ये कहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ। तो माइनस का 7y इधर ही रह जाएगा, -24 और -11, तो -7y इज इक्वल टू कितना आ गया, -33, 35 आ गया। तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी, -35 अपॉन माइनस का 7, यह आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया y की वैल्यू,
y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या रखना है, y की वैल्यू अगर मैं समीकरण 1 जो का हमने सॉल्व करके ये लेके आ रखे हैं, अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, x की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सो y का मान समीकरण कौन से में, 1 में रखने पर, है ना। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये जो x निकाला हमने कहाँ से निकाला है, ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 2। सो x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी 11 माइनस 15 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या मिल गया कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितना 5 था ना। अब ये वैल्यू कहाँ रखते हैं हम, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ रखना है कि नहीं रखना, है ना। तो जहाँ पे y दे रखा है वहाँ 5 रख देते हैं और जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे -2 रख देते हैं। ये इधर आ जाएगा तो 5 - 3 इज़ इक्वल टू m - 2, m की मल्टीप्लाई -2 से हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इज़ इक्वल टू m - 2 और m की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो इधर ही कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसके, ये कहाँ चला जाएगा इधर डिवाइड में, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1 बराबर m, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई -1, है ना। इसने यही तो पूछा था कि हम m की वैल्यू बताओ, है ना। तो यही हमारे पास क्या आ गई m की वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें नीचे दिए गए जो भी प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनका हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हमें हल करना है उसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26, ठीक है। तो दो संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, ठीक है। तो सुन लो इधर, सुन लो, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26। अब यहाँ देखो थर्ड का पहला, धीरे धीरे करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर उतारते जाते हैं हम, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम y। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो वेरिएबल वाले हैं, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x, यानी लेट द फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमें x हो गया, और माना दूसरी संख्या लेट द सेकंड नंबर y हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसने ये कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो अंतर मतलब क्या कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर माइनस कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी वो 26 आ जाएगा, है ना। तो बड़ी संख्या मैं x को मान लेता हूँ और छोटी संख्या y को मान लेता हूँ, है ना। तो x यानी ये किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास कि x में से y घटा देता हूँ तो 26 मिल जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देता हूँ तो 26 मिल जाएगा। यानी अंतर आ गया कि नहीं आ गया, ये अंतर मतलब उन दोनों के बीच का गैप। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है 26। अगर मैं एक संख्या मान लेता हूँ, कितने दे रखा है, मैंने ये मान लिया कि मेरे को एक संख्या जैसे 32 दे रखा है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, उससे 26 कम होगी, है कि नहीं। तो 26 अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है दे रखा है 26 है, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास 26 यानी 6, है कि नहीं। तो पहली संख्या 32 आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई 6।
तभी तो इन दोनों का अंतर कितना आया 26, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, ठीक है? तो पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना? तो x जो है y से कितना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो मैं 3 में मल्टीप्लाई किससे करूँ? किससे करूँगा मैं y से करूँगा। y में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। देखो अगर मैंने कोई संख्या ले ली है ना, कि अगर कोई संख्या है, एक मेरे पास 2 दे रखा है और एक 6 दे रखा है और एक 2 दे रखा है, ठीक है? एक 6 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। मैंने ये कहा कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से कितना है? 3 गुना ज़्यादा है। तो मेरे को अगर इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा? 3 में इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना। बराबर करना है तो क्या करना है मेरे को? बराबर। तो ऐसे ही मेरे को x को y से बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा? y में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि y छोटी संख्या है, इसीलिए किस में मल्टीप्लाई करेंगे? छोटी संख्या में। तो यानी x बराबर कितना आ गया? 3y। ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी, यानी दूसरी बना लो चाहे x का मान लिख दो, बात वही है हमारे पास, है कि नहीं? तो x का मान हम कहाँ रख दें? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास है इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 26, यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी दूसरे इक्वेशन में? जबकि 3y, यानी यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या रखूँगा? 3y। माइनस का y है ही और 26। तो अगर मैं बात करूँ कि 3y में से 1y घट गया तो कितना बच जाएगा? 2y बचेगा। तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी? 26/2। ये गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ पे। तो y का मान कितना आ गया? 13। x का मान कितना आ जाएगा? y का मान समीकरण किसमें? 2 में रख देते हैं, यही 2 माना था हमने। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें? सेकंड में। दूसरे समीकरण में रख दिया हमने। अब यहाँ देखो, ये जो है हमारे पास दूसरा समीकरण, x बराबर 3y दे रखा है हमें। y की वैल्यू हमने कितना निकाली? x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर कितना आ गया? 39। और y बराबर कितना आ गया? अच्छा अब देखो इसमें सेटिस्फाई करके देखते हैं इन इक्वेशंस में, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि x में से y घटा दूँ, यानी 13 में से 39 घटा दूँ तो कितना आएगा? 26 आएगा। यानी पहला समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है ना? दूसरा क्या कह रहा है कि x जो है y से 3 गुना ज़्यादा है ना? x y से 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं है ना? क्योंकि 13 तिया 39 हो जाएगा ये हमारे पास। आ गया समझ में? देखो है ना, थर्ड का जो सेकंड पार्ट कह रहा है, थर्ड का जो सेकंड पार्ट कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहाँ देखो थर्ड का सेकंड, यानी यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 2 संपूरक कोणों की। हिंदी में संपूरक ही दे रखा है ना। तो 2 संपूरक कोणों की जो वो दे रखी है ना, दो संपूरक कोण दे रखे हैं। उसमें से एक जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना बड़ा है? 18 डिग्री, है कि नहीं? चलो तो माना पहला कोण, पहला संपूरक कोण, संपूरक ऐसे लिखते ना, संपूरक कोण x मान लिया। लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड माना दूसरा संपूरक कोण, ये कितना आ गया हमारे पास y है कि नहीं। लेट द सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ देखो संपूरक कोण मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जैसे मैंने एक सीधी रेखा खींच दी है, ये रेखा कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दी जो इस रेखाओं को दो भागों में बांट रहा है अब, है कि नहीं। एक ये वाला कोण हो जाएगा, दूसरा ये वाला कोण हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा, सम होगा, कितना होगा वो जोड़ जो होता है वो 180। अरे यार लाइन तो हमारी पास 180 की है ना, चाहे मैं उसको 3 भागों में बांट दूँ या 4 भागों में बांट दूँ, अगर मैं इन सबों को मिला के जोड़ूँ तो सारे मिला के कितने हो जाएंगे 180 ही होंगे। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो कोण दे रखे हैं ना, एक x दे रखा है और दूसरा y दे रखा है, यही दे रखा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इसको और इसको मिला के जोड़ता हूँ, तो हमें कितना मिल जाएगा 180 की लाइन मिल जाएगी। यही तो सब पूरा कोण होते हैं, है कि नहीं। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा हमें क्या दे रखा है कि x प्लस y जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। यानी हमें पता है क्या कि संपूरक कोणों का योग जो होता है योग 180 डिग्री होता है कि नहीं। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर 180 डिग्री, है कि नहीं। होते कितने ये 180 डिग्री के। आगे देखो तो ये दे रखा है। अब इसने ये कहा है कि x जो है बड़ा है y से कितना 18 डिग्री, यानी ये जितना भी है उसमें अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूँ y में तो मेरे को क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, है कि नहीं। x जो है y से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो अगर मैं y में 18 जोड़ दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास क्या दे रखे हैं 15 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। चलो 15 छोड़ो, तुम्हारे पास 50 रुपये दे रखे हैं, है ना। तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये कैसे हैं कि जितने इसके पास हैं, जितने सुधीर के पास हैं उससे 18 रुपये ज़्यादा है ना। तो सुधीर के पास कितने हैं, तुम्हारे पास अगर 50 रुपये हैं तो है ना 32 कैसे निकाल दिया तुमने माइनस करके, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं सुधीर को भी अगर 18 रुपये दे देता हूँ तो तुम दोनों के पैसे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यही तो क्या है, ये कौन हो गया गौरव हो गया और ये हो गया सुधीर, है ना। तो सुधीर को मैंने 18 रुपये और दे दिए तो क्या हो गए, दोनों के पास बराबर पैसे हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ गया। तो इसलिए अगर मैं छोटे वाले इसमें 18 और जोड़ दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे x और y बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन आ गई और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब समीकरण 1 से चलते हैं, छोड़ो सीधा x का मान जो होता है समीकरण 1 में रख देते हैं ना, सीधे जो x का मान ही तो निकला ही है हमारे पास। x का मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो x का मान दे कितना रखा है y प्लस 18। हमारे पास समीकरण 1 क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर 18 दे रखा है, सॉरी 180 ये दे रखा है कि नहीं। अब x की जगह पे क्या रख दें y प्लस 18 और प्लस में तो y था ही हमारे पास पहले से ही, है ना। ये वाला तो y है ही हमारे पास, x की जगह पे हमने ये रख दिया पूरा, है कि नहीं, जो यहाँ पे दे रखा था हमें, ठीक है। आगे मैंने क्या किया कि y और y क्या हो जाएंगे
जुड़ जाएंगे। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। y और y, एक y और एक और y, कितने y हो जाएंगे? 2y। 2y प्लस 18 बराबर 180, है ना। 18 इधर चला गया तो 2y बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 18, है ना। तो 2y बराबर कितना आ गया? 162 डिग्री, और y बराबर कितना आ गया? 162 डिग्री अपॉन में 2। ये सब डिग्री में लिखना, ठीक है। कितना आ जाएगा? y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 81 डिग्री, है कि नहीं। अब y का मान उठा के कहाँ रख देते हैं? दूसरे समीकरण में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी क्या आ जाएगा? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, दूसरे समीकरण में रख दिया मैंने, है ना। अब दूसरा समीकरण है क्या हमारे पास? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। y की जगह हमने कितना निकाल दिया? 81। तो x बराबर क्या आ गया? 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया? पक्का, है ना। ये आ गया और y की वैल्यू 81 डिग्री। तो ये समझ में आया तुम लोगों को किस तरीके से हुआ ये, है कि नहीं? हाँ, देखो यहाँ देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितने? 7 बल्ले और 6 गेंदे। ये कब बताया? और फिर उसके बाद 1300 वाला है ना? नहीं, अरे वैसे ही है, लेकिन दूसरा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। यहाँ देखो कितने बल्ले खरीद रहा है? 7 बल्ले खरीद रहा है, और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीद रहा है ना। बल्ला थोड़ा सा गलत हो गया, भावनाओं को समझो यार। ये हो गया हमारे पास, है कि नहीं? लेदर का बल्ला ये, और ये हमारे पास गेंदे दे रखी है, बड़ी हो गई गेंद, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीम ज़्यादा हो रखा, टेढ़ा हो रखा है। तो अब ये क्या हो गया कि ये जो बल्ला दे रखा है हमें, कितने बल्ले हैं? ऐसे ऐसे 7 बल्ले हैं। कितने बल्ले हैं? 7 बल्ले हैं। और कितने गेंदे हैं? 6 गेंदे हैं। ये दोनों जो हैं वो कितने रुपए के हैं? 3800 रुपये के। अब ये जो 7 बल्ले हैं, तो एक बल्ले की जो कॉस्ट है, यानी एक बल्ले का जो खरीदारी का जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? x मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कितना का है ना। हाँ, तो ये हमें दे रखा है, एक बल्ले की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7, ओ सॉरी x रुपये हो जाएगी। x रुपये के हिसाब से हम 7 बल्ले खरीद रहे हैं, प्लस 6 गेंदे खरीद रहे हैं, कितने के हिसाब से? y रुपये के हिसाब से, क्योंकि एक गेंद की जो कॉस्ट आ रही है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? तो 6 बॉल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी। और टोटल खरीद कितने में रहे? चलो, तो थर्ड का हम थर्ड कर रहे हैं। क्या कह रहा है? माना बल्ले का मूल्य, बैट का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य जो हो जाएगा x रुपये, है ना। यानी हम सिंबल बना देते हैं रुपीज़ x का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम आ जाता है, ठीक है। यानी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, एक बैट का जो कॉस्ट है वो इतना आ गया। और माना एक गेंद का मूल्य y रुपीज़, है ना। यानी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, है ना। अब ये खरीद क्या रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट जो केस दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। केस 1 में, यानी ये जब वो पहली बार खरीद रहा है तो क्या क्या खरीद रहा है? ऐसे ही बल्ले 7 बार खरीद रहा है
है ना, कितने रुपए के हिसाब से, एक्स एक्स रुपए के हिसाब से, है ना। तो 7 से गुणा कर देंगे, प्लस 6 गेंदे खरीद रहा है वाई रुपए के हिसाब से, कितने एक ही भूल गया। हाँ कितने, ऐसे लिख देते थे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, बस एक्स लिख देते, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल भाई। तो कॉस्ट ये हमें ये बताना पड़ेगा ना कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो है, या एक बैट का जो मूल्य है एक कॉस्ट है। मतलब हमने ऐसे किया था, बस लेट द कॉस्ट ऑफ एक भूल गया हमने। नहीं लिखवाया होगा यार ज़रूर। चलो यहाँ देखो, तो ये 7x + 6y = 3800 में खरीद रहा है। ऐसी ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी केस 2 कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है कि दूसरी स्थिति में वही कोच क्या कर रहा है, दोबारा कहाँ गया, हाँ, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। 3 बल्ले, बल्लों का मूल्य तो वही है, और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे, है ना। अब ये कितने, सुन लो यार इधर, अब ये कितने बल्ले खरीद रहा है, 3 बल्ले और कितने गेंदे, 5 गेंदे, कितने रुपए में, 1750 रुपये में। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन के आ गई। किसी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर x की वैल्यू को क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, और देन y की वैल्यू फाइंड कर हो जाएगी हमें, ठीक है। यहाँ चलो, तो हम क्या कौन सा ले देते हैं, पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से एक्स की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, 7x + 6y = 3800। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x = 3800 - 6y, देन x = 3800 - 6y अपॉन में, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन किसकी टर्म्स में आई है, y की टर्म में ना, यानी वेरिएबल यानी चरों की टर्म में आई है, चरों के पदों में आई है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, है कि नहीं। चलो x का मान कहाँ रख दें, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, x इन इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा सबको। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड ये दे रखी है हमें, 3x + 5y = 1750। x की वैल्यू कितनी है, x ये पूरी वैल्यू है ना, 3800 - 6y अपॉन में 7 + 5y = 1750। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके अंदर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो 38 3 जा कितना हो गया, 9 इतना ही आएगा ना। इतना ही है ना। अब यहाँ देखो, सुनो, 3 को 38 से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। अब बट्टे में 7 था ये हमारे पास नीचे अपॉन में। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 1 अब इनका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सिंपली हम क्या कर देते हैं, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ दोनों से और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो 11,400 - 18y + 7 × 5
35y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हाँ एलसीएम ले लो, अगर मैं एलसीएम भी करता हूँ तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। हाँ 7 को 7 से भाग दूंगा कितना आएगा 1। एक 1 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इससे भी होगी, हाँ तो ये तो इतना ही आ जाएगा और ये भी इतना ही आ जाएगा। 7 को भाग दिया 1 से कितना आएगा 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो 7 बजे 35y। समझ में आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, तो चलो छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई सीधे ये डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 11400 18y प्लस 35y इज़ इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देते, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, है कि नहीं। अब ये जो आ गया मेरे पास 11400, अब 18y और प्लस का 35y सॉल्व करो कितना आएगा 18y हाँ हाँ, प्लस का 17 आएगा नहीं 7 8 इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस का 17y आएगा। कहाँ से मिलेगा? अच्छा प्लस इतना ही आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने पे। हाँ अब ये उठ के कहाँ चला जाएगा इधर, तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, then 17y इज इक्वल टू 058 है ना 0, यानी इतना आ गया। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया 850 डिवाइडेड बाई 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, वाह कितनी सस्ती बॉल है ना। सो ये जो है हमारे पास ये क्या दे रखा है 17 से काटेंगे ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब तो मैं सोचूं कि इतनी सस्ती बॉल कैसे आ रही है ना। 5 रुपए की बॉल आज के ज़माने में कहाँ मिलती है। 50 रुपए की भी नहीं आएगी 10 रुपए की। अब यहाँ देखो ये जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसको हम कहाँ रखते हैं, इस समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ रखते हैं, चलो इसको पहले हम रफ करते हैं। y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई कोई से क्वेश्चन में डाल सकते हैं। हाँ किसी भी इक्वेशन में डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ जो हमने निकाल रखा है पहले से ही, इक्वेशन फर्स्ट को ही तो सॉल्व कर रखा है हमने, है ना, तो सीधा इसमें रख के और इसको सॉल्व कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यानी ये कितना आ गया 3800 माइनस ये कितना आ गया 6 पंचे 300 बट्टे 7, और ये आ गया 3500 बट्टे 7, और ये आ गया 500। ठीक है, तो बल्ले का जो मूल्य आ गया है ना, यानी कॉस्ट ऑफ बैट क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आ गया, है ना 500। नहीं ये फ्लैश का बल्ला है। अच्छा तो बॉल भी कॉस्ट हो गई है, वही 50 की है। 70 ही कर दी भाई, क्या चीज कॉस्ट ऑफ कॉस्ट हो गई 1 बॉल कितना हो गया, पहले ना गोल खरीद के समझ में आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, यही था हमारे पास जो थर्ड तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक हमें फिक्स फेयर दे रखा है और दूसरा एडिशनल फेयर दे रखा है, यानी एक नियत जो फिक्स है हमारे पास और एक एडिशनल जो हमारे पास पर किलोमीटर के हिसाब से देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 105 रुपये दे रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा है वो, यानी 10 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना रुपये देना पड़ रहा है उसको, 105 रुपये। दूसरी चीज़ तो 15 किलोमीटर के लिए जो हमें फेयर दे रखा है वो 155 रुपये है,
है ना। यानी ऑटो जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑटो होता है हमारे पास, ये हमारे पास पहिया होता है इसका, है कि नहीं, ऐसे करके है कि नहीं, एक टायर पीछे उसका, वो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। और ये हमें दे रखा है इसकी हैंडल, और ये देखो ये ऐसे जा रहा है वो, ठीक है। तो अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये, है ना, 105 रुपये देना पड़ रहा है। कितने हैं, 10 किलोमीटर के हिसाब से। तो 10 किलोमीटर में क्या है कि 105 रुपये के हिसाब से तो देना भी पड़ रहा है, प्लस कुछ फिक्स किराया भी देना पड़ रहा है, ये जो फिक्स है, और कुछ वेरिएबल के हिसाब से यानी एडिशनल के हिसाब से देना पड़ रहा है, तभी तो 105 रुपये आ रहा है कि नहीं। देखो कि एक तो फिक्स किराया देना ही देना है उसको जो जा रहा है इसमें बैठ के, दूसरी चीज़ क्या है कि जो अतिरिक्त यानी एडिशनल जो जा रहा है, जितने भी किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से एडिशनल कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, यानी एडिशनल फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम जो ये जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड फेयर है, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना नियत किराया एक्स रुपये, है ना, यानी लेट द क्या फिक्स्ड फेयर, हमारे पास कितना आ गया, एक्स रुपये, और माना अतिरिक्त किराया वाई रुपये, है ना, यानी लेट द एडिशनल कॉस्ट, सॉरी एडिशनल फेयर वाई रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है हमारे पास केस 1 में, केस 1 कितना चल रहा है, वो 10 किलोमीटर, है ना, यानी डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यानी दूरी जो चली गई है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर का जो किराया दिया जाएगा वो किस हिसाब से, कुछ तो किराया फ़िक्स दिया जाएगा, कुछ फिक्स दिया जा रहा है, जो फिक्स देना ही देना है हमें, ठीक है। जैसे अगर मैं बात बताऊं, एक तुम लोगों को थोड़ा सा टर्म बताता हूं इकोनॉमिक्स का, कि जैसे हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ का हम क्या बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो कुछ जो कॉस्ट होती है, यानी कुछ जो लागत लगती है, वो कुछ फिक्स होती है जो देनी ही देनी होती है, चाहे वो हो या ना हो, है ना, हाँ, चाहे वो बने चाहे ना बने, और कुछ होता है वेरिएबल। तो अगर मैं बात करूं तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जैसे अगर मैंने ये रूम ले रखा है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो ये जो रूम हो गया मेरे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मेरे को यहाँ का किराया क्या है, देना ही पड़ेगा। यही इसके साथ है कि मैं चलूँ या ना चलूँ, मेरे को क्या है, किराया देना ही है। कितना, एक्स रुपये, है कि नहीं, प्लस 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी वाई रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया देना है कि नहीं। कितना दिया है मैंने, 105 रुपये दिया है। केस 2 में मैं कितना दे रहा हूँ, दूसरी स्थिति में कितना दे रहा हूँ मैं, अब डिस्टेंस कितना चल रहा हूँ मैं, 15, यानी जो दूरी हो गई वो बढ़ के कितनी हो गई, 15 किलोमीटर हो गई। तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए मैं एक्स तो देना ही देना है कि नहीं। वाई के हिसाब से 15 किलोमीटर का किराया देना है, कितना, 155 रुपये। ये दो इक्वेशन बन गई। चलो सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को लेते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आई है y के टर्म्स में, है ना, यानी वेरिएबल एक आ रहा है, 4 आ रहा है। चलो इसको रफ कर दूं। अब x की वैल्यू कहाँ रखते हैं, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है।
2 में रखने पर किसका मान, x का x का मान। तो x का मान यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है कि नहीं। सो x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दे रखी है, 105 माइनस 10y 105 माइनस 10y है कि नहीं, और प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब ये जो आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 105 प्लस 5y 155। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, उधर चले जाएंगे। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, दैट मीन्स 50 आएगा ये कितना आ गया 50, y इज इक्वल टू 10। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे लिख दूँ 50 अपन 5 10 y का y की है ना, y की वैल्यू कहाँ आ गई, 10 रुपीज़ आ गई। हाँ, और y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, किसी में कि x में करेंगे, किसी में नहीं कर सकते, y की वैल्यू समीकरण नहीं है ना, y का मान समीकरण, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम समीकरण इक्वेशन एक में ही पुट करें, ठीक है, हम दूसरे वाले इक्वेशन से भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई हम कोई सी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे हमें सॉल्व करने में इजीली हमें x की वैल्यू सीधे फाइंड हो जाएगी, फिर हमें बार बार इधर उधर तोड़ ताड़ या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पुट करो। हाँ, तो ये जो है हमारे पास x की y का मान समीकरण एक में रखने पर, है ना, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने पे ये आया हमारे पास x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, सो 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा। सो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 रुपये। यानी हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट जो आ गई, फिक्स फेयर जो आ गया हमारे पास, फिक्स किराया कितना था, 5 रुपए, है ना, यानी नियत किराया जो आ गया हमारे पास 5 रुपए 5 रुपये तो हमें देना ही देना है। देना ही है। हाँ जाओ चाल ना जाओ। हाँ, नहीं मतलब नहीं जाएगा तो क्यों देना पड़ेगा, जाएगा तभी तो। हाँ 5 रुपये तो मतलब, कि उस स्टॉक से तो पहले उतर जाएगा तो हाँ तब भी देना अच्छा, पड़ेगा। बस बैठ जाए तो बस फिर तो देना ही है। हाँ, चाहे तो 2 कदम पहले छोड़ो। चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ, है ना, और अतिरिक्त किराया अतिरिक्त किराया यानी एडिशनल कॉस्ट जो हो जाएगी हमारे पास, एडिशनल फेयर, वो जो आ जाएगा वो कितना आ गया 10 रुपये। समझ में आ गया, चलो देखो थर्ड का 5th क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न यानी कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या जोड़ दिया जाए, हम दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, ठीक है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है 9/11 यानी 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है। तो वो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, वो फ्रैक्शन निकालना है हमें, ठीक है। देखो कैसे, थर्ड का 5th, तो अब यहाँ देखो जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है यानी भिन्न जो होती है हमारे पास, यानी फ्रैक्शन जो होता है हमें p/q की फॉर्म में होता है कि नहीं, यही तो हमारे पास फ्रैक्शन होता है कि नहीं। तो इसमें ऊपर की संख्या जो मैंने क्या मान ली, x मान लिया, और नीचे की संख्या को y मान ली, है कि नहीं। चलो माना
अंश वाली संख्या, माना अंश वाली संख्या क्या मान ली मैंने, x। लेट द न्यूमरेटर, यहाँ देखो लेट द न्यूमरेटर कितना हो गया हमारे पास, x हो गया। अब माना हर वाली संख्या वो y y हो जाएगा, यानी लेट द है ना, y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हमारे पास x बाई वाई दे रखा है हमें, भिन्न जो हो जाएगा हमारे पास, भिन्न यानी ये जो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई है ना। इसमें दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, दो दो जोड़ रहे हैं, तो मिल कितना रहा हमें 9/11 है कि नहीं, 9/11 तो वो ऊपर वाला 7 होगा, नीचे है ना। अब यहाँ देखो क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18 हो गया कि नहीं हो गया। कैसे भी इसकी मल्टीप्लाई इससे दोनों से हो जाएगी, इससे भी उससे और इससे भी, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक नहीं समझ में आया है आ गया। कि वैसे समझा दूँ, देखो यानी 11 की मल्टीप्लाई x + 2 से, ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई y + 2 से हो जाएगी, तो 11x + 22 = 9y + 18 आ जाएगा। अब ये क्या है कि मैं क्या कर देता हूँ, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो 11x 9y + 18 - 22 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 11x बराबर कितना आ गया 9y - 4 आ गया, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 9y है ना, 9y - 4/11 ये आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो ये तो हमारे पास क्या आ गया था, फर्स्ट इक्वेशन थी, है कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो, अब उसने अगेन कहा क्या, केस 2 में क्या कहा, किसमें, केस 2, भाई ठीक है, ये केस 1 था। हाँ भैया इधर देखो केस 2 क्या कह रहा है कि इसी भिन्न में हम क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, कितना x में 3 जोड़ा, हाँ y में भी क्या जोड़ दिया हमने 3 जोड़ दिया, तो 5/6 मिलता है हमें। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × x + 3 और फिर 5 × y + 3 ये हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। इसको इधर लेके चलेगा तो 6x = 5y + 15 - 18, तो 6x कितना आ गया, है ना 5y और माइनस का 3 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो, है कि नहीं। तो 6x बराबर कितना आ गया, सॉरी x बराबर 5y - 3/6। सुनो, इसी को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको हम क्या मान लेते हैं, है ना, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ x की वैल्यू सीधा इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये y की निकल गई, निकलेगी ना अभी। x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, है कि नहीं, समीकरण 1 को सॉल्व किया था तो x की वैल्यू निकली थी। अब x की वैल्यू किस में रख दे, समीकरण 2 में, द वैल्यू ऑफ x इन, केस 1 और केस 2 साथ लिखते हो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हो, है ना। हाँ तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, इसको भी इक्वेशन बना सकते हो और यहाँ पे ये भी हमारे पास इक्वेशन आ सकती है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। तो सिंप्लीफाइड करने से क्या होता है कि हमें देखने में भी आसानी होती है और क्वेश्चन करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, सो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6x, हम इसमें रख रहे हैं ना, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है 6 × 9y - 4/11 = क्या गया 5y - 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी,
तो ये कितना आ गया 54y माइनस 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ये 11 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगी 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11, या फिर मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ सीधा। तो ये क्या आ जाएगा 55y हो जाएगा, है कि नहीं, और माइनस का 33 आ गया। y वाली टर्म को एक तरफ कर देते हैं, y एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 24 माइनस कैसे? हाँ ये इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी तो होगी, है कि नहीं। तो ये जो आ गया y वाले एक तरफ और वो जो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे वो एक तरफ। 54y माइनस 55y, अभी इसको उठा के किधर लेके आ गए इधर, अब इसको उठा के किधर लेके चले जाएंगे इधर, उठा के लाओगे तो प्लस में नहीं हो जाएगा? ये इसमें भी 2y प्लस में ही तो है ये, इधर माइनस में आ जाएगा। माइनस 33 और माइनस ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो क्या आ गया माइनस का y आ गया। 54 में से 55 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा, और ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया माइनस 33 और प्लस का 24, तो ये कितना दे देगा हमें माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कहाँ रख दें, है ना, यानी y का मान समीकरण किसमें, एक में, या x की वैल्यू में रख देते हैं, क्योंकि 1 को ही तो सॉल्व करके आया है। ना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट को सॉल्व करने पे ये मिल गया हमें, सीधा यहीं पे रख देते हैं। x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई, वाई की जगह मैं क्या रख दूँ 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस करके। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगा यानी भिन्न जो हो जाएगा हमारे पास 7/9, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। यानी जैकब जो है अपने बेटे से, पुत्र से, अपने जो सन से वो कितना साल का हो जाएगा 3 गुनी आयु का हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद। हाँ, आज से 5 साल बाद, यानी ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और 5 वर्ष पूर्व यानी अभी से 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले जो बीत चुका है, ठीक है, उसमें उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब जो था अपने बेटे से कितना था 7 गुना ही बड़ा था, ठीक है। तो इसमें 2 जने हैं, एक क्या है हमारे पास, एक जैकब दे रखा है, भाई ये तो उस क्वेश्चन की तरह है, 3.1 की तरह। एक हमें जैकब दे रखा है कि नहीं, एक जैकब दे रखा है और एक उसका भाई बेटा दे रखा है, भाई है कि नहीं। चलो अब देखते हैं, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसकी y मान लेते हैं, ठीक है। 5 साल बाद की बात करूँ, पहले क्या कह रहा है 5 साल बाद की, तो इसके उसमें उम्र में भी 5 साल बढ़ जाएंगे और इसके उम्र में भी, यानी 5 साल बाद की बात करूँ तो दोनों की आयु में 5-5 साल बढ़ जाएंगे ना, है कि नहीं। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूँ तो मैं 5 साल का हो जाऊँगा और जो मेरे बच्चे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे 5 साल बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यानी ये क्या हो जाएगा x + 5 और ये क्या हो जाएगा y + 5, ठीक है। तो ये तो 5 साल बाद की बात है। अब यहाँ से क्या क्या कह रहा है कि दूसरे केस में क्या कह रहा है कि वो 5 साल पहले की भी बात कर रहा है ना, यानी अभी से 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पहले की बात करूँ जो बीत चुका है उसमें क्या हो जाएगा 5 साल दोनों में माइनस माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो, अब पहले का जो केस है, अब यहाँ पे जो पहले बाद का केस देखते हैं। बाद का केस जो है उसमें क्या है कि
कि जैकब जो है अपने बेटे से कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो यानी अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, 3 में मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? वाई से हाँ, क्योंकि अगर जैकब जो है, ये कौन है जैकब, जैकब ऐसे लिखेंगे ना, JACO है ना, और उसका क्या है, सन है, ये उसका बेटा है। तो अगर जैकब और उसके बेटे की आयु को हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा उसके बेटे की आयु में। किससे? 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो बराबर होगी, उसके बेटे के बराबर होगी। उसके बेटे की आयु क्या होगी, जैकब के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, वो 7 गुना का कह रहा है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि हाँ, तभी तो बराबर होगी 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों। क्योंकि जैकब और उसके पुत्र की आयु बराबर कब होगी, जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि इसकी जो आयु है वो 21 वर्ष है, तो इसकी कितनी होगी, 3 है। तो इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कि नहीं करूँगा, किस में, उसके बेटे की आयु में, है कि नहीं। तो इसलिए ये चीज़ को थोड़ा सा, टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखना, है ना, जिससे कि हमें क्या ना हो, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। ठीक है, चलो मिटा दो इसको, चलो छोड़ो, बाद में मिटाएंगे इसको। तो हमारे पास जो दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी। सुन लो, जैकब की वर्तमान आयु जो हो जाएगी x वर्ष, यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स हो जाएगी, और माना पुत्र की वर्तमान आयु y ईयर्स, यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, बेटे की, यानी सन, जो y वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली स्थिति क्या कह रहा है कि वो 5 वर्ष, हाँ आगे की बात कर रहा है ना, यानी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। अब यहाँ हाँ, तो अब यहाँ देखो, आफ्ताब आफ्ताब कह रहा हूँ, हाँ एक आफ्ताब वाला भी था ना ऐसे ही। जैकब की जो आयु हो जाएगी, जैकब की जो आयु यानी जैकब्स एज जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, x+5, जो हमने यहाँ देखा था अभी। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, है ना, यानी सन्स एज जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, y+5, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों है, तो दोनों की आयु बढ़ तो गई है, लेकिन जैकब जो है अपने बेटे से कितना बड़ा है, 5 वर्ष, 3 गुना बड़ा है ना। अपने बेटे से कितना बड़ा है, जैकब अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो जब जैकब बड़ा है, कौन है ये बड़ा, ये बड़ा है, कितना, 3 गुना बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो ये दोनों की एज क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर ये क्या है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 21 साल का अभी बताया था, और ये क्या है ना, ये 3 साल का है, तो मेरे को नहीं, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अगर ये 15 साल का है और मैंने ये ले लिया कि ये 5 साल का है ना, या ऐसे मान लो 45 और 15 मान लेते हैं। ठीक है, 45 और 15 मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, है कि नहीं। बराबर करने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, x+5 = 3y + 15, ये इधर चला जाएगा, तो x = क्या आ गया, 3y 15
-5, सो x बराबर कितना आ गया 3y और प्लस 10। ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या दे रखी, केस 2 में क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। यानी पहले की बात है। बिफोर 5 years। पहले की कितने पहले? 5 वर्ष। 5 साल पहले की आयु। तो आफताब क्यों लिख रहा हूँ यार। आपका जैकब की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जैकब्स एज जो हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, x -5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या थी, वो तो फ्यूचर की बात है। अभी से 5 साल पहले क्या हो जाएगी, अगर मैं आज अपनी आयु की बात करूँ तो आज तो मेरी आयु कुछ है, फिर आज से 5 साल पहले जो होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, है ना। तो इसलिए 5 माइनस करूँगा, ऐसी क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी। क्योंकि आप जितने बड़े होगे उतना ही आपका आयु घटता है ना भैया। अरे मैं जितना बड़ा होऊंगा उतनी ही आयु बढ़ेगी ना मेरी। घटेगी मेरे से। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सन्स एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y माइनस 5 आ गया। इसको मिटा दूँ, हाँ। अब ये जो आ गया मेरे पास, ये जो आ गया मेरे पास, अब इसके लिए क्या कह रहा है ये, इसके लिए ये कह रहा है कि x -5 जो है वो y -5 से, यानी जैकब जो है अपने पुत्र से कितना ज़्यादा है, सिर्फ 3 गुना, नहीं 7 गुना था ना, है कि नहीं। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके पुत्र में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैकब और उसकी आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x -5 बराबर कितना आ गया 7y -35, और ये इधर चला जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना, वो क्या आ जाएगी 7y -35 + 5। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास, x बराबर 7y -30। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू मिल रही है, क्यों ना मैं इस और इस इक्वेशन को बराबर में रख दूँ, है कि नहीं। यहाँ पे भी मेरे को x की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी मेरे को x की वैल्यू मिल रही है, मैं इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दूंगा, क्योंकि x और x तो हमेशा बराबर रहेंगे ना। तो अगर मैं बराबर में रख दूंगा तो मेरे को जो मिलेगा आंसर वो y का मिल जाएगा, है क्या ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को साथ हल करने पर, यानी क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड टुगेदर, है ना। हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3y + 10 दे रखा है, और यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 7y -30। अब ये कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वाले एक तरफ, 3y -7y = -30 और -10, तो ये कितना आ गया, माइनस का 4y = -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 40/4, सो y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। अब y की वैल्यू कहाँ रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे वहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है कि नहीं। तो y का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, यानी यहाँ लिख देना सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, y इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो y की जो वैल्यू x, हाँ यहाँ पे रखते हैं x में y की वैल्यू तो 3 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 10 और प्लस 10 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं? यही तो था हमारे पास, ये जो इक्वेशन है x वाली। हाँ तो x बराबर कितना आ गया 30 और प्लस 10 इज इक्वल टू 40। यानी जो जैकब की जो उम्र हो गई वो 40 साल और उसके बेटे की जो उम्र हो गई वो 10 साल की हो गई। 10 है ये 10। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और यही हमारे पास था एक्सरसाइज जो खत्म हो गया।